हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब के ऊपर देखते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट या सेफ्टी ऑडिट के बारे में, तो वहां पे बहुत कम लेक्चर देखने को मिलते हैं। अगर आपको मिलते भी हैं तो उस तरह से ब्रीफ नहीं किया गया है जिस हिसाब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट इन इंडस्ट्री यूनिट्स। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट सिस्टम के। उसके बाद हम देखेंगे सेफ्टी ऑडिट, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्दर हम देखेंगे ऑडिट प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से प्रोसेस की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के सामने आता है। इन सब को पढ़ने से पहले जो मेन चीज है, इन्वायरमेंटल ऑडिट है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑडिट का वर्ड जब आता है, कोई भी काम उसके बनाए हुए तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं ऑडिट। कॉन्सेप्ट आया जब 1970 पास हुआ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं उनकी रीजन क्या है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं। आज का लेक्चर सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिट जब होता है तो इसमें हमें देखना है ऑडिटिंग इन इंडिया। क्या देखना है? ऑडिटिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऑडिटिंग किस तरह से होती है, क्या कुछ प्रोसेस है, ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए हो गई एक चीज। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऑडिट करता है, वो होता है SAI। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि SAI के फुल फॉर्म होते हैं सुप्रीम, S फॉर सुप्रीम, A फॉर ऑडिट, I फॉर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SIA के फुल फॉर्म होते हैं। अब जो ये SAI होता है, इसको हेड कौन करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको हेड करता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और अब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, इससे हम कहते हैं CAG। क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। और इंडिया के अंदर CAG जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है। आर्टिकल की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम आर्टिकल 148 की बात करें, उससे लेकर आर्टिकल 151 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस आर्टिकल को देखते हुए जो ऑडिटर जो होता है, ये ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये वर्क करता है। ठीक है, हो गई चीज भी। इसके आर्टिकल्स भी आपको कवर हो गए, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। और SAI जो है ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, इसको हेड कौन करता है? कंट्रोलर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसको क्या करता है? देखता है। तो हाईएस्ट अकाउंट ऑफिसर होते हैं CAG। कौन होते हैं? CAG जो है ये होते हैं हाईएस्ट ऑडिटर पावर होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और रिमूव कौन करता है? रिमूव की बात करें, रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, बट अपनी मर्जी से नहीं करता है। ठीक है ना, उसके लिए जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ता है। ओथ इसकी कौन देता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। टेन्यूर इसका 6 साल होता है, या फिर आप कह सकते हैं 65 ईयर्स तक ये रह सकता है। और इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर ये एब्सेंट है या ये रिमूव हो चुका है, उसके बाद नया आ जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये क्या करता है? ये जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फर्दर जो रिपोर्ट है इसको पार्लियामेंट के अंदर आगे भेजते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एग्जामाइन करती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट, हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हम यूनियन प्लस यूटी जो ये रिपोर्ट होती है, ये जाती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाद पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है वो इसको देखती है। अगर हम बात करें दूसरी रिपोर्ट जो स्टेट को दी जाती है, जो स्टेट के द्वारा दी जाती है, ये गवर्नर को दी जाती है। गवर्नर के बाद जो है आगे जो असेंबली होगी, असेंबली में इस रिपोर्ट को वहां पे देखा जाता है।
तो ये पीछे थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस था कि आपको ये कुछ पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको पीछे पूरा वर्क पता नहीं होगा कौन क्या करता है, एग्जाम के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि किस तरह से ये जो सीएजी है ये क्या है, कौन देखता है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट दे कैन आल्सो हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एक बात मैं यहाँ पे भूल गया, क्वेश्चन ये भी आ सकता है जी यहाँ पे कि आज हु इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हैं गिरीश चंद्रा मुर्मू, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये कब, ये 7 अगस्त 2020 को ये अपॉइंट हुए। इनसे पहले थे राजीव महर्षि। ठीक है, ओके। तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो इंडस्ट्री यूनिट्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट दे कैन आल्सो हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द सेफ्टी वर्कर्स। ये भी चीज भी बहुत जरूरी है। टू मिटिगेट these impact, industrial units conduct environmental and safety audits. In this lecture, we will delve into the concept, objectives, process, and benefits of both environmental and safety audits in industrial settings. देखते हैं जी, पहले हम देखते हैं environmental audit क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, environmental audit एक कॉम्प्रेहेंसिव और सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होती है किसकी, एक इंडस्ट्रियल यूनिट की एक्टिविटीज की, और वहां पे जो प्रोसेस होता है टू एसेस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसको देखना, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन को देखना, और ओवरऑल जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस होती है उसको देखना। ये चीजें देखनी है। प्राइमरी गोल जो होता है वो क्या होता है, टू एंश्योर दैट जो यूनिट ऑपरेट करता है क्या वो एनवायरमेंटली है रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये मेन चीज होती है। ऑब्जेक्टिव जिसके क्या है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट ऑडिट इज टू इंश्योर दैट द इंडस्ट्रियल यूनिट कंप्लाइज विद लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। इसमें आपको यह देखना है ऑब्जेक्टिव में कि जो मेन चीज है, जो एनवायरनमेंट ऑडिट है, क्या इंडस्ट्रियल जो यूनिट है वो लोकल या नेशनल इंटरनेशनल जो भी लॉज हैं रेगुलेशंस हैं क्या उनको फॉलो करता है या नहीं करता है। पहली चीज ये है कि वो उसको फॉलो करेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा। दूसरी चीज होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ऑडिट्स हेल्प करता है जो भी पोटेंशियल एनवायरमेंटल रिस्क होती है या लायबिलिटीज होती हैं, जैसे हम देखेंगे कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल का, या वाटर हो, एयर पोल्यूशन हो, या इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो, जो भी कंपनी की रिपुटेशन को क्या करो, विच कैन बी कॉस्टली एंड डैमेजिंग टू ए कंपनी रिपुटेशन। दूसरा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्स इफिशिएंसी। रिसोर्स इफिशिएंसी में देखते हैं ऑडिट्स एसेस करता है रिसोर्स यूज, जैसे हम देखते हैं इंक्लूडिंग एनर्जी की बात करें, पानी की बात करें, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज कंपनीज कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड मिनिमाइज देयर एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तीसरे ऑब्जेक्टिव के बाद हम आते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। और उसमें आता है हैजर्डस वेस्ट आते हैं जिनका बड़ा क्रिटिकल रोल रहता है। एनवायरमेंटल ऑडिट एसेस करता है वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन उसकी कैसी है, डिस्पोजल कैसा है, ये पूरी चीजें देखता है। क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है रूल्स, क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी रिपोर्ट बनती है। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में क्या आएगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, इंप्लीमेंट करना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को, ठीक है, इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। हो गई ये चीज भी। पांचवें के बाद छठा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यहाँ पे 5 ही ऑब्जेक्टिव जो हैं ये दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले होता है प्लानिंग करना, हमें देखना है स्कोप क्या है ऑडिट का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिश करनी पड़ती है एक टीम पूरी। उसके बाद आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में जाके डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है पर्सनल, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उसका जो ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है उसको।
तीसरी चीज आती है असेसमेंट। जो भी हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसको इवेलुएट करना है, ठीक है ना, और वहाँ पे जो एरियाज हैं फॉर इम्प्रूवमेंट उसको आइडेंटिफाई करना है। असेसमेंट के बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमें देखना है कि प्रेजेंट ऑडिट फाइंडिंग्स क्या हैं, कौन सी रिकमेंडेशंस जो हमें प्रोवाइड हुई हैं, और उन प्रायोरिटीज फिर हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज को सेटअप करना है और ऑन स्पॉट कोशिश करना है कि उनके ऊपर एक्शन किया जाए। फॉलो अप क्या करना है, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस एंड ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं? लीगल कंप्लायंस, पहला बेनिफिट्स है इसका लीगल कंप्लायंस। Ensuring compliance with environmental laws and regulations minimize the risk of fines and penalties। अगर आप अच्छी तरह से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फाइन्स, आपको पेनल्टीज कम हो या तो नहीं होंगी या तो कम होंगी, ठीक है। इम्प्रूवड परफॉर्मेंस, अगर आप ऑडिट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट सेविंग होगा, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। By identifying and addressing environmental risk, companies protect themselves from potential liabilities। फिर है reputations and stakeholders engagement, demonstrating commitment to environmental responsibility। ये enhance the company reputations and foster positive relationship with stakeholder। ये भी इसका एक बहुत important है, ठीक है, बेनिफिट है। बेनिफिट के बाद हम जाएंगे सीधा सेफ्टी ऑडिट के ऊपर। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, सेफ्टी ऑडिट जो है ये सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होती है किसकी, एक इंडस्ट्री यूनिट की सेफ्टी प्रोसीजर को देखते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को देखते हैं, पॉलिसीज क्या हैं, और उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या सेफ हैं या नहीं है, उनका कैसा सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हैं, विजिटर्स कौन से आ रहे हैं। प्राइमरी गोल जो होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है, रेक्टिफाई सेफ्टी हैजर्ड्स एंड प्रमोट ए कल्चर ऑफ सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड एसेस सेफ्टी हैजर्ड्स। उसके बाद है कंप्लायंस, सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड इज एसेंशियल, नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिपुटेशनल डैमेज भी आ सकता है। सेफ्टी कल्चर की बात करें, safety audits aim to promote cultures of safety within the organization by evaluating safety trainings, awareness, behavior of employees and management। फिर आता है emergency preparedness, assessing emergency response procedure including fire safety है, evacuation plans, first aid is critical to ensuring the safety of all personnel। ऑडिट प्रोसेस क्या होता है और हम इसमें देखें, ठीक है। इसमें पहले प्लानिंग होती है, फिर इंस्पेक्शन होता है, फिर एम्प्लॉय इंटरव्यू होता है, इवैल्यूएशन होता है, रिपोर्टिंग होती है, फिर इसको फॉलो अप किया जाता है, ठीक है ना, सेम वैसे ही है जैसा वहाँ होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिड्यूस्ड एक्सीडेंट इन इंजरीज को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयज़ का मॉरल और प्रोडक्टिविटी देखना, और आप सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में जी रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। लीगल कंप्लायंस में देखेंगे, ये भी अच्छा खासा है। उसके बाद रिपुटेशन इन स्टेक होल्डर ट्रस्ट की बात करें, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन क्या है, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी ऑडिट्स आर ये एसेंशियल टूल्स होते हैं फॉर इंश्योरिंग दैट इंडस्ट्रीज यूनिट्स ऑपरेट इन ए मैनर दैट मिनिमाइजेस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, complies with regulations, provide a safe working environment for employees। These audits play a vital role in protecting the environment, workers, and the overall well-being of the organization। Conducting these audits regularly and taking action on their findings is a responsible and proactive approach for any industry units। तो ये था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये आपको लेक्चर जो है कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे नेट हो, सेट हो, JRF हो, या आप इन्वायरमेंट का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा कि जो CAG होता है, हाईएस्ट अकाउंट ऑफिसर होते हैं ये, ठीक है। तो यूनियन हो चाहे स्टेट हो, सभी का यही देखते हैं। ये जो होते हैं ये ऑनली ऑडिटर पावर रखते हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ओथ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है, टेन्योर इसका 6 years ऑफ एज होता है। उसके बाद ये कभी अगर ये इनको दूसरा कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, अगर ये एब्सेंट है या रिमूव है तो नया आके बैठ सकता है। तो ये किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, ये रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और हम यूनियन और यूटी की बात करें, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जाती है, पार्लियामेंट के अंदर एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो इसको एग्जामाइन करती है। उसी तरह से अगर हम देखें यूटी की बात करें, यूटी में ये स्टेट की बात करें, स्टेट के अंदर ये गवर्नर को देते हैं, गवर्नर आगे असेंबली में भेजता है,
तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम बात करें, आज कौन है अकाउंटेंट जनरल और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, ये है गिरीश चंद्रा मुर्मू, जो कि अपॉइंट हुए थे 7 अगस्त 2020। उससे पहले ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, यूटी के। उससे पहले हम देखें राजीव महर्षि जो थे, ये थे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 148 से लेकर 151 जो आर्टिकल्स हैं, ये देखते हैं इसको। और ऑडिट जो है डिवाइड हुआ है 5 कैटेगरीज के अंदर। इसमें सबसे पहला जो है ऑडिट होता है एयर इशू को लेकर ऑडिट किया जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि वाटर का इशू देकर ये ऑडिट किया जाता है। वाटर इशू के बाद तीसरा जो होता है वो होता है वेस्ट को देखकर जो इशू होता है उसको। चौथा होता है बायोडाइवर्सिटी को देखकर ये ऑडिट किया जाता है। पांचवा होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये 5 ऑडिट हैं जो यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट थी, तो आप देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बाजी में। तो हम कोशिश करेंगे और अच्छे से लेक्चर लाने की, ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है।